दगाबाज हो गए हैं जो अब अपने वतन से, मिले थे फूल ही उनको सदा मेरे चमन से। यूं तो हर मुल्क में गद्दारों की फसल कभी ना कभी सिर उठाती रहती है, मगर भारत में इन फसलों की जड़ें कुछ ज्यादा ही गहरी हैं। कभी कभी लगता है कि यहां सहिष्णुता, दूसरों को माफ कर देने का चलन ही इस मुल्क को खतरे में डाल देता है। वो हिंदुस्तान की मजबूत दीवारों पर दीमकों की तरह रेंगते इन परजीवियों की लंबी दास्तान है। हिंदुस्तान से बाहर भी कई गद्दार अपना जहरीला फन लहराते रहते हैं। आजकल तो पैसा और नाम और सियासत तीन ऐसे जहर हैं जो उन लोगों को भी गद्दार बना देते हैं जिनको उस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। चलो आज हम कुछ सत्ता के, जब्र के, जलन के और कुछ जोश के जहर पिए हुए गद्दारों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कब कब, कैसे कैसे गद्दारी या साजिश के तहत अपने ही मुल्क को लहूलुहान कर दिया। हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा और समृद्ध मुल्क था, उस पर वक्त वक्त पर आक्रमण होते रहे। सबसे बड़ा और शताब्दियों तक अपनी जड़ें जमा लेने वाला आक्रमण था इस्लामी लड़ाकों का आक्रमण। लेकिन इन्हें यहां जिसने बसाने, जिताने में योगदान दिया, वो गद्दार यहीं के थे। इनमें पहला नाम है जयचंद का। वैसे जयचंद की दुश्मनी तो पृथ्वीराज चौहान से थी। इनके बीच कई जंग भी हो चुकी थी। कन्नौज साम्राज्य का राजा जयचंद पृथ्वीराज से पुरानी दुश्मनी भूल नहीं पाया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध और जहर के इस दंश को खत्म करने के लिए जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी भी की। मगर गद्दारी के डंक दोस्ती पर भारी पड़ गए। आखिरकार मोहम्मद गौरी, जो बार बार लड़कर भी पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाया था, जयचंद उसके साथ मिल गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दिलवा ही दी। दूसरा नाम है राजा मानसिंह। राजा मानसिंह की भी महाराणा प्रताप से दुश्मनी थी। दरअसल हमारे देश का यह बुरा मुकद्दर ही था कि यहां कोई भी राजा दूसरे राजा को पसंद नहीं करता था। सब अपने को एक से बड़ा, एक से ज्यादा ताकतवर मानते थे। बस यही हिंदुस्तान की तबाही की वजह थी। राजा मानसिंह आमेर का राजा था और मुगलों के सेनापति भी था। हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल फौज का अगवा था। अकबर को इस युद्ध में धूल चटाने वाले महाराणा प्रताप ने मानसिंह को भी नहीं छोड़ा। हारने से पहले उसने आखिर में जब जो युद्ध लड़ा, उसमें इसे भी खत्म कर दिया। एक और गद्दार था, मीर जाफर। इसी के चलते भारत में ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर अपने ही बादशाह सिराजुद्दौला को धोखा देकर हिंदुस्तान में अंग्रेजों को बेहद मजबूत करने वाला यह शख्स बहुत बड़ा गद्दार था। मीर जाफर को निपटाने के लिए भी अंग्रेजों ने मीर कासिम का सहारा लिया और फिर बाद में मीर कासिम को भी निपटा दिया गया। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मीर सादिक, ये कौन गद्दार था? दरअसल ये टीपू सुल्तान का खैर ख्वाह था। वैसे तो टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों से जमकर लड़ा था। मीर सादिक सत्ता के लालच में अंग्रेजों से मिल गया और उन्होंने एक जंग में टीपू सुल्तान को निपटा दिया। बाद में फिर वही कहानी दोहराई गई। सत्ता के लालचियों की तरह इस लालची का भी वही हश्र हुआ, अंग्रेजों ने इसे भी निपटा दिया। एक और गद्दार पैदा हुआ, फणींद्रनाथ घोष। दरअसल फणींद्रनाथ घोष
चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी सेना का एक सदस्य था। वो भगत सिंह का बहुत करीबी था। लेकिन जब भगत सिंह और उसके साथियों को असेंबली कांड के बाद जेल हो गई तो ये सरकारी गवाह बन गया। असेंबली बम कांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की पहचान करके इसने उन्हें फांसी की सजा दिलाने में एक बहुत गहरी योजना तैयार की और उस योजना में यह कामयाब भी हो गया। इसी के चलते इन्हें फांसी का फंदा चूमना पड़ा। इसी गद्दार ने चंद्रशेखर आजाद के शव की भी पहचान की और तभी अंग्रेजों को पता लगा, कंफर्म हुआ कि यह चंद्रशेखर आजाद ही है। आखिरकार क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल घोष ने इस गद्दार को एक दिन मार ही दिया और अपने शहीदों का बदला ले ही लिया। एक गद्दार और है जिसे सियासतदान भी कहा जा सकता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। इस मुल्क के ऐसे गद्दार सियासतदान कहे जाएंगे जिन्होंने मजहब के नाम पर टू नेशन थ्योरी को पैदा किया। लाखों लोग उजड़ गए और बर्बाद हो गए, घर बार छूट गए, न जाने कितने ही मासूम इंसानों का खून बहा और आखिर में इनकी साजिश कामयाब हो गई और भारत के दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक सफेद पोश गद्दार और भी है जिसके उस समय के सियासत के लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। उस शख्स का नाम था माउंटबेटन। दोनों देशों का गवर्नर होने के चलते ही इसने इस मुल्क में कई बार फैसले लेने में देरी की, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची। कई नुकसान ऐसे थे जिन्हें रोका जा सकता था, लेकिन यह अपनी मदहोशियों में डूबा रहा। जब कश्मीर पर हमला हुआ तो इसने पाकिस्तान का साथ दिया, उसकी बोली बोली और फिर कश्मीर को हमेशा के लिए एक विवादित मुद्दा बना दिया। इनके अलावा भी कई गद्दार बीच बीच में वक्त वक्त पर इस मुल्क के नाम पर गद्दारी करते रहे। इसमें नक्सलवादी, कश्मीर के कुछ उग्रवादी और पंजाब के भी कुछ लोग शामिल हैं। आज फिर किसानों के नाम पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, खालिस्तान के नाम पर झंडे फहराए जा रहे हैं, इस मुल्क को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दिल्ली में 26 जनवरी की तोड़फोड़ इसी साजिश का एक सबूत थी। कितने ही पुलिस वालों को घायल किया गया, अरबों रुपए की संपत्ति को तबाह कर दिया गया, लेकिन इन गद्दारों की पहचान हो गई है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मजे वाली बात देखिए, पहले किसान नेता कह रहे थे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये किसान हो ही नहीं सकते, किसान तो बहुत भोले होते हैं, हम तो शांति से बैठे हैं। मगर अब ये गिरफ्तारी के बाद ये शर्त रख रहे हैं कि पहले हमारे इन गिरफ्तार किसान लोगों को छोड़ो, तभी सरकार से आगे की बात होगी। मगर अब इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये गिरफ्तार हो चुके हैं, कईयों की तलाश जारी है। ये कैसे आंदोलन हो रहे हैं? विदेशों से फंडिंग आ रही है, वहां पर हिंदुस्तान के एम्बेसीज के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। विदेशों में रह रहे ऐसे लोग जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, रहाना, बेबी, नापेरार और ना जाने कितने ही एक्टर और सेलिब्रिटीज भारत को बदनाम करने और कोसने के काम में लगे हैं। कहते हैं ना, पैसे और नाम की भूख जो ना करवा दे वो कम है। भारत के लोगों, हम सभी भारतवासियों और खासकर भोले किसानों को इस साजिश को समझना होगा। भ्रम की ये जंजीरें तोड़ दी होंगी, नफरत और झूठ के इस जहर को खाक करना होगा। इसमें देर करना कहीं बहुत बड़ी तबाही का सबब ना बन जाए। आओ उठो, इस जंग पर अपनी जीत की मोहर लगा दो। घर की दीवारों दर मजबूत करो, हिंद के लोगों खुद अपने हौसले सबूत करो।
हिंद के लोगों।